नमस्कार साथियों। आप सभी को पता होगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन काफी पहले जारी हो चुका है और यह वैकेंसीज आपकी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से आ चुकी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और आप भी अगर इस भर्ती का आवेदन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। कुछ यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका आप लोगों को पता नहीं है, तो इस आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ही अनुसार मैं सारी जानकारी यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ। तो देखो भाई, इसमें आप लोग क्या है, अगर जाने अनजाने में फॉर्म में गलती कर देते हो तो आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हो। एंड फॉर्म की डेट वगैरह आपको बता देता हूं। आपका फॉर्म जो है 3 मार्च तक भरा जाएगा, तो 3 मार्च से पहले पहले आप लोग आवेदन कीजिए। अगर फॉर्म में गलती कर देते हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो। 6, 7 और 8 मार्च 3 दिन तक ये एडिट ऑप्शन आपका खुलेगा। अब सुनो, आप कौन कौन सी चीजों को एडिट कर सकते हो। तो यहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊं। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा आपका नाम, तीसरा आपका मोबाइल नंबर और चौथा ईमेल आईडी एंड सर्किल। इनके अलावा आप किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म में एडिट कर सकते हो। जो मैंने ये चीजें बताई है ना आपको, इनके अलावा आप कोई सा भी चीज चेंज कर सकते हो। डिवीजन चेंज कर सकते हो। 10th के अगर आप कोई अंक गलत हो गए हैं तो उनको बदल सकते हो। बोर्ड का नाम चेंज कर सकते हो। जो मर्जी चाहो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, फोटो सिग्नेचर वगैरह, केवल ये चीज बदल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में इन्होंने बता रखा है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर एक जीडीएस का ही पद है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का। ये मैं समझता हूं ब्रांच ऑफिस के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो मान लिया जाए कोई सिंगल हैंडेड बीओ है, यहां पर एबीपीएम नहीं है, तो उस स्थिति में इनको क्या है, एबीपीएम का भी काम करना होता है। और मैं समझता हूं ये मोबाइल हैंडलाइन डिवाइस का रिकॉर्ड रख रखाव भी इनकी जिम्मेदारी होती है। और ऑफिस वर्क इनका रहता है, फील्ड में जॉब इनकी नहीं रहती। ये लोग आप लोग समझिएगा, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद एबीपीएम का जो काम होता है, देखो भाई, इनका जो काम होता है बीपीएम के काम में सहायता देना। और इनका जो काम ये भी होता है कि जो डिपॉजिट होते हैं, पेमेंट्स वगैरह होते हैं, अदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आईपीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो उसका भी इनको काम होता है। डिलीवरी का भी काम इनको होता है। स्टाम्प्स स्टेशनरी का ये आदान प्रदान करते हैं, ये भी इनका काम होता है। और घर घर जाकर ये जो है डिलीवर करते हैं स्पीड पोस्ट से जो भी सामग्री आती है, पार्सल वगैरह, उनको। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि एबीपीएम अगर कोई ब्रांच ऑफिस के अंदर काम कर रहा है और वहां पर मान लिया जाए बीपीएम नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, एबीपीएम को ही बीपीएम का काम करना होता है, तो इसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। तो ये तो सिंगल हैंडेड व्यू में ही का ये लाभ होता है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि ये अदर जितने भी अधिकारी है, एमओ, आईपीओ, आपके एसएएसपीओ, एसपीओएस, इनके नीचे ही काम करते हैं। दूसरा डाक सेवक, तो डाक सेवक का काम ये होता है कि डाक डिलीवरी तो ये करता ही है, उसके अलावा रेल मेल सर्विस का भी काम इनको करना पड़ता है। जो भी आरएमएस के जितने भी पार्सल वगैरह होते हैं उनका छटाई का काम ये करता है। आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी ये काम करता है। और मैं समझता हूँ ये एबीपीएम के नीचे ही काम करता है। और मेल ऑफिस का भी ये काम करता है। बाकी इसके ऊपर जितने भी अधिकारी होते हैं उनका ये जो कहना होता है उनको मानता है। और यहाँ पर ये डिलीवरी करता है एचओ एसओ तक। जैसे कि कोई ब्रांच ऑफिस के अंदर है तो एचओ से कोई भी चीज लानी हो, एसओ से कोई भी चीज लानी हो, तो वो सब यहाँ पर इनका काम होता है। तो शॉर्ट में ये चीज मैंने आपको बताई। यहाँ पर अलाउंसेज की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, यहाँ पर जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यू अलाउंस जो टीआरसीए है, इसमें क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट लगता है 3% का, ये पर ईयर लगता है। और यहाँ पर एक चीज ये भी है कि टीआरसीए के साथ साथ आपका जो महंगाई भत्ता है, डेयरनेस अलाउंस, उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। जितना आपका टीआरसीए बढ़ेगा उतना ही आपका डेयरनेस अलाउंस बढ़ेगा। अगर हम बीपीएम की सैलरी की बात करें तो बीपीएम की जो सैलरी है वो 12,000 से 29,380 रुपए है। और एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी 10,000 से 24,470 रुपए है। यहाँ पर एज की बात करें तो देखिए भाई, अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो मिनिमम एज 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी अगर आप लोग एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको
40+5 यानी कि 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर हो तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी से हो तो 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से हो तो 15 साल का आपको ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो देखो भाई, इसमें केवल आपके पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th की मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि लोकल लैंग्वेज का भी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि 10th में किस लैंग्वेज से आपने पास किया है, उसी सर्किल में फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। यहाँ पर क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने क्या है, अलग से रूल बना दिया है। वैसे तो ये रूल 2024 वाली जीडीएस भर्ती से ही है। मान लिया जाए आप लोग नॉर्थ ईस्ट सर्किल के अंदर एक अरुणाचल प्रदेश डिवीजन है, वहां से फॉर्म अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। वैसे बता दूं, अरुणाचल प्रदेश की जो कट ऑफ है 60% के इर्द गिर्द रहती है, यानी कम परसेंटेज पर यहां से सिलेक्शन हो जाता है। और यहां से क्या है, हिंदी लैंग्वेज वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। लेकिन दिक्कत ये आ रही है पिछले 2024 से ही कि अगर अरुणाचल प्रदेश से किसी भी भाई बहन का सिलेक्शन हो जाता है तो वहां की लोकल लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रोवाइड करवाना होगा। अब ये लोकल लैंग्वेज आपको बता दूं कि 23 लैंग्वेज है वहां पर लोकल। उन 23 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपको वहीं बनवाना है। वहीं का जो भी ये डिप्टी कमिश्नर्स है वगैरह है, यही आपको वहां की गवर्नमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश की, उसी से ये बनेगा। ठीक है, तो बाकी कहीं से भी नहीं बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। नेक्स्ट, अदर क्वालिफिकेशंस में अगर देखें तो इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिल और यहां पर आपको वहां की लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए उस जगह की का। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि रिजर्वेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को। यहां पर इन्होंने कास्ट फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में भी बता रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जैसे कि मान लिया जाए आप हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपका सिलेक्शन हो गया है तो फिर आपको क्या है, ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट तो देना ही देना है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है। जैसे कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है, 3 मार्च, तो 3 मार्च से पहले का बना होना आपके पास का डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और वो सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा अभी कैसा चलेगा, और 1 साल से पुराना नहीं चलेगा। ये तो ईडब्ल्यूएस पर फॉलो करता है और सेम चीज आपका ओबीसी के पर भी करती है, लेकिन ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का लाइफ टाइम चलता है। एक और बात, अगर मान लिया जाए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या है, फिर 15 दिन के भीतर भीतर ये सभी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने होते हैं। यदि आप 15 दिन के भीतर सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है और नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में अगले नए उम्मीदवार को ले लिया जाता है। आपको पूरी तरीका से कोई भी चांसेस यहां पर नहीं मिलते। बिल्कुल इस चीज का आप लोग बेहद ही ध्यान रखिएगा साथियों। अब यहां पर इन्होंने हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करें, तो आपको क्या करना है, इंडिया पोस्ट जीडीएस online.government.in ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट प्रोवाइड लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और किसी साइबर कैफे के पास जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी 10th के अंकों के आधार पर, और ग्रेड पॉइंट अगर किसी की मार्कशीट में है तो उसको वो मल्टीप्लाई फैक्टर के अनुसार यहाँ पर देखिएगा। जैसे कि ग्रेड पॉइंट 10 है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है परसेंटेज में इस चीज को निकालिएगा। ठीक है, तो ये आपकी मार्कशीट में अगर इस तरीके का ग्रेड या ग्रेड फॉन्ट है तो आपको इस तरीके से वो मल्टीप्लाई फैक्टर के अनुसार चलना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सीजीपीए स्कोर के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 अगेंस्ट द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ ग्रेड S10, तो इस अनुसार आपको चलना है। तो ये क्या है, इधर दिल्ली बोर्ड हुए स्कूल, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, डीपीएससी सीबीएसई वाले जितने भी है, अदर जितने भी ग्रेड पॉइंट में मार्कशीट इश्यू कर रहे हैं बोर्ड, उनके बारे में इन्होंने यहाँ चीज बताई है। अब सुनिए, यहाँ पर क्या है, ये भी बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो कैसे होगी। तो इसमें जो प्राथमिकता मिलेगी वो इस तरीके से बनेगी। मान लिया जाए किसी का परसेंटेज बराबर है, मान लिया जाए 2 कैंडिडेट्स है, इन्होंने क्या है एक ही व्यू से फॉर्म अप्लाई किया है, इसकी भी 70% है और सेकंड वाले की भी 70% है। समान परसेंटेज आने पर किसका सिलेक्शन होगा, तो इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर जो ओल्डर एज का होगा, यानी कि जिसकी पुरानी सबसे अधिक एज होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी इन दोनों में से। इस चीज को आप समझिएगा।
ठीक है। मान लिया जाए ये सेकंड वाला है, इसकी आयु है 28 वर्ष और इसकी है यहाँ पर 21 वर्ष, तो 28 वाले को प्राथमिकता मिलेगी। मान लिया जाए एज भी इन दोनों की बराबर है, अब कैसे, अब एसटी की जो वुमेन है ना, एसटी की जो महिला है उसको प्राथमिकता मिलेगी। मान लिया जाए उसके बाद फिर जो है एसटी की फीमेल को, फिर आपका एससी की वुमेन को, फिर इस अनुसार कैटेगरी वाइज इस चीज को बांटिएगा। मान लिया जाए दोनों ही ये पुरुष है तो फिर किस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर कोई महिला नहीं है तो वो आपका कैटेगरी वाइज फिर बांटेंगे कि यहाँ पर एसटी एससी का कौन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्शन की चीज देखनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने पर आपके पास 10th की मार्कशीट का होना जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को अभी मैं बता दूंगा। वो फॉर्मेट आपको तैयार करना है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया और फॉर्मेट भी अभी आगे बता दूंगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। मेडिकल ऑफिसर्स गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हुई, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, यहाँ से एक कंपलसरी है बनवाना। और अरुणाचल प्रदेश से अगर सिलेक्शन होता है तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज वाला वो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये चीज आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट जो काम की बातें हैं ना नोटिफिकेशन में, वही मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज में आप लोग ना रहे। यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने बता दिया है, तो इस चीज को आप देख सकते हो रिजर्वेशन किस तरीके से मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको क्या क्या चीज यहाँ पर चाहिए, तो एक तो मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर ओटीपी आए, बिल्कुल एक्टिवेट मोबाइल नंबर देना है जिसको आप हमेशा चालू रखते हो। ईमेल आईडी देना है क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसी से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। आधार नंबर आपका चाहिए। आपके पास जो है 10th की मार्कशीट होना चाहिए और जिसमें बोर्ड का नाम हो और पासिंग ईयर वगैरह हो, वो आपके पास होगी ही। और आपके पास एक फोटो होना चाहिए जिसकी साइज 50 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपके स्वयं के सिग्नेचर जिसकी साइज 20 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। फीस के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो आपकी 100 रुपए फीस लगेगी। बाकी अगर आप लोग ओबीसी से हो तो भी 100 रुपए है, ईडब्ल्यूएस वालों की 100 रुपए है। यहाँ पर केवल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थी अगर आप लोग हो और आप ट्रांस वुमेन हो तो आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगने वाली। ठीक है। फीस का माध्यम आप ऑनलाइन कैसे भी इसको फीस को कर सकते हो। बाकी अगर हम देखें तो साथियों यहाँ पर आपके जो कौन कौन सी चीजें अपलोड होंगी, तो अपलोड के बारे में भी यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि केवल 2 ही चीज आपकी अपलोड होगी, एक तो फोटो और दूसरा सिग्नेचर। इसके अलावा कोई भी चीज अपलोड नहीं करनी है आपको। ठीक है। करेक्शन के बारे में भी इन्होंने बता दिया, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो करेक्शन के बारे में मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी चीजों को आप जो है बदल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज आपको देख करके चलना है कि किस सर्किल की क्या लैंग्वेज है। ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की क्या लैंग्वेज है, असम वगैरह बिहार की क्या है, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज वाले आपको देख लेने हैं कि हिंदी कौन कौन सी सर्किल में है। देख सकते हो बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिंदी है, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो वो आपको लैंग्वेज यहाँ पर बता रखी है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग इधर आओगे तो 23 सर्किल की लैंग्वेज तो मिलेगी। उसके बाद आपको ये क्या है फॉर्म भरकर देना है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप पहले से जीडीएस के पद पर काम कर रहे हो तो आपको ये भरकर देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट एससी एसटी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो और एससी एसटी से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको कुछ इस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए और वो आपका डिजिटलाइज होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। आजकल ऑफलाइन तो बंद ही हो चुके हैं, तो वो देख लीजिए आपके पास सेम सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट इस तरीके का होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी के बच्चों को लिए यहां पर इस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। याद रखिएगा 3 साल से अधिक नहीं चलेगा पुराना, आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। तो जो भी भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो उस दौरान आपको ये सेम कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा बना होना चाहिए इस फॉर्मेट में, यही आपको देना होगा। बाकी अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करवाना है। इस अंडरटेकिंग फॉर्म में ये आपसे पूछ रहा है कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका है लेकिन आप लोग यूज करना जानते हो क्या, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह, तो आपका इसमें नाम, आपका जो है डॉटर सन उसका पिताजी का नाम, आपके सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह ये सब डाल देना है। तो इसमें केवल यस करना आपको पड़ता है। नेक्स्ट अंडरटेकिंग फॉर्म ये है कि आप साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते हो, तो 2 व्हीलर स्कूटर वगैरह बाइक वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि मान लिया जाए जीडीएस के पद पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले ही देख लो जीडीएस का जो इनकम है, जो सैलरी है वो बहुत कम है, तो आपको जीडीएस की सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इनकम का अदर स्रोत भी आपके पास होना जरूरी है। तो वो चीज इन्होंने बता रखी है। अगला यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म ये भी आपको भरना है।
मान लिया जाए आप किसी भी गलत तरीके से आप जो है सिलेक्शन ले लेते हो, कोई भी सच्चाई को छिपा करके गलत मार्कशीट पेश करके या फिर इनलीगल तरीके से आप सिलेक्शन ले लेते हो और बाद में जांच होने के दौरान आप पकड़ में आ जाते हो और पता चल जाता है कि ये फर्जी लगा है, फर्जी नौकरी से कहीं ना कहीं इसने अब तक जॉब की है, तो बाद में भी आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। इस चीज का बेहद ध्यान रखना, ठीक है। और आपके ऊपर केस भी हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आपको फील करना होगा। बाकी ये 31 पेजेस का नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर जो एक और सर्टिफिकेट था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड दोस्तों, जब आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे पहले आपको क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, सेम यही फॉर्मेट आपके पास होना जरूरी है। तो इसको आप क्या है, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के निकलवा लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, डॉक्टर्स अपने आप इसको भर देगा और सिग्नेचर मोहर वगैरह लगवा लेना। और इसको कहीं ना कहीं एक बात का याद रखना, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है। तो इसको आप रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट साथियों, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये भी आपको बनवा कर ले जाना होगा। यहाँ पर आपको बता रखा है कि कौन कौन से व्यक्तियों से इसको वेरीफाई आप लोग करवा सकते हो। यहाँ पर जो है 7-8 व्यक्ति है, इनमें से किसी से भी आप इसको वेरीफाई करवा सकते हो। और यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका नाम पता वगैरह वो लिख करके सिग्नेचर वगैरह आपको इसको दे करके तैयार कर लेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये तो फिर आपको बाद में आवश्यकता होगी, फिर तो पूरा का पूरा अटेस्टेशन फॉर्म आपको भर कर ले जाना होगा। वो तो क्या है, ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, 14 पेज का होता है, ठीक है। इस 14 पेज के अटेस्टेशन फॉर्म को जब आप ले जाओगे तब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसमें क्या क्या जानकारियां आपको देकर देनी है और ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके इंपोर्टेंट्स इसमें अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह है, तो वो मैं आपको भर करके बता दूंगा। अभी तो आप सिलेक्शन लीजिए, पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, सब कुछ जानकारी आपको देते चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।